हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि जो हमारा ENT सब्जेक्ट है डिसीज ऑफ ईयर नोज एंड थ्रोट, उसके अंदर जो नोज़ है, ठीक है, नोज़, उसके अंदर से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अंदर से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो ENT के अंदर डिसीज़ की बात करने वाले हैं, ठीक है, ईयर नोज़ एंड थ्रोट के डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन सब की जो बेसिक नॉर्मल एनाटॉमी है वो सबसे पहले हमें पता होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये सब डिसीज स्टार्ट करने से पहले नोज़ की जो नॉर्मल एनाटॉमी है वो पढ़नी है, ठीक है। तो एनाटॉमी के अंदर हमारा जो एक्सटर्नल नोज़ है, इंटरनल नोज़ है, उसके अंदर क्या क्या आता है, नेज़ल कैविटी कौन बनाता है, नेज़ल सेप्टम के अंदर क्या होता है, लेटरल वॉल ऑफ नोज़ के अंदर क्या होता है, ठीक है। ये सब जो नॉर्मल एनाटॉमी है नोज़ की वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद एनाटॉमी वाले चैप्टर के अंदर ही लास्ट में लाइनिंग मेम्ब्रेन दिया हुआ है इंटरनल नोज़ का, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली डिसीज स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी नॉर्मल एनाटॉमी पता होनी चाहिए, तो ही हम जान सकेंगे ना कि भाई यहाँ पे किस किस जगह पे कौन कौन से डिसीज होते हैं। तो हमें नॉर्मल एनाटॉमी पढ़नी है सबसे पहले नोज़ की। उसके बाद का जो चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ नोज़, उसके अंदर से हमें फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन पढ़नी है, ठीक है। एंड नोज़ के फंक्शन क्या क्या है वो हमें पता होने चाहिए। इसके अंदर हमें ऑल्फैक्टरी पाथवे भी पूछ सकते हैं, जो हमने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है ऑल्फैक्टरी पाथवे, वो भी हमें वापस से यहाँ पे थियोरी के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिसीज ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड नेजल वेस्टिब्यूल। तो उसके अंदर से हमें एक्सटर्नल नोज के अंदर कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, सेलुलाइटिस हो सकता है, नेजल डिफॉर्मिटीज हो सकती है जिसके अंदर सैडल नोज आता है, हम्प नोज आता है, क्रुक्ड नोज आता है। फिर नोज के जो एक्सटर्नल नोज है उसके ट्यूमर कौन कौन से होते हैं, फिर जो नेज़ल वेस्टिब्यूल है उसके कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, ये सब कुछ पढ़ना होता है। इसके अंदर से नेज़ल डिफॉर्मिटी वाला जो क्वेश्चन है वो थियोरी के अंदर भी आता है। इन जनरली ये जो सब है वो वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा नोज़ का केस है तो हमें नॉर्मल जो सब कुछ पूछेंगे कि भाई एक्सटर्नल नोज़ कैसा होता है, उसके डिसीज़ कौन कौन से हो सकते हैं, तो उस सब के लिए भी हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद का चैप्टर है नेज़ल सेप्टम एंड इट्स डिसीज। तो उसके अंदर से जो हमारा डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है ना, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थियोरी के अंदर भी आता है एंड इसका केस भी आता है प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ये जो DNS है वो तो हमें अच्छे से करना है, उसके बारे में सब पता होना चाहिए। उसकी इटियोलॉजी क्या है, फिर उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। एंड ट्रीटमेंट में भी दो है कि भाई SMR भी होता है एंड सेप्टोप्लास्टी भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, इसके बारे में सब कुछ A to Z आपको पढ़ना ही है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद है सेप्टल हेमेटोमा है, सेप्टल एब्सेस है, वो सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, बट इस चैप्टर के अंदर से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना ही है, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस। तो उसके अंदर से जो एट्रोपिक राइनाइटिस है ना, एट्रोपिक राइनाइटिस, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछते ही है जनरली। फिर उसके बाद का चैप्टर है ग्रेन्युलोमेटस डिसीज ऑफ नोज। उसके अंदर से आपको राइनोस्क्लेरोमा एंड उसके बाद जो हमारा टॉपिक है राइनोस्पोरिडियोसिस, वो दोनों उसके अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद है कि मिसलेनियस डिसऑर्डर्स ऑफ नेजल कैविटी। तो उसके अंदर से आप फॉरेन बॉडी के बारे में पढ़ सकते हैं, राइनोलिथ के बारे में पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर जो नोज़ के अंदर मैगट्स है ना, वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि क्लिनिकली भी हमें वो देखने को मिले तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे ट्रीट करें। एंड उसके बाद उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है CSF राइनोरिया। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही है। फिर उसके बाद ये CSF राइनोरिया जब आप पढ़ेंगे ना, तब उसी में से CSF फ्लूइड एंड नेजल सिक्रीशंस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको पढ़ना है। फिर राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एट्रोपिक राइनाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस, इस दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है जनरली, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
फिर उसके बाद का जो चैप्टर है नेजल पॉलिप, उसके अंदर से आपको एंट्रोकोइनल पॉलिप के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो बायलेटरल इथमोडल पॉलिप है उसके बारे में पढ़ना है। एंड उसी चैप्टर के अंदर हमें यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन, जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है यूनिलेटरल, उसके कॉमन कॉज कौन से हो सकते हैं वो दिया हुआ है, वो आपको अलग से पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि वो थ्योरी में तो कभी कभी पूछते हैं बट वाइवा के लिए भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के नीचे हमें बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के मोस्ट कॉमन कॉज कौन से हो सकते हैं वो भी दिया हुआ है, वो भी हमें अलग से पढ़ना है, वो वाइवा के लिए एंड थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जो हमने दो पॉलिप पढ़े, एंट्रोकोइनल पॉलिप एंड इथमोडल पॉलिप, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हमें अलग से पढ़ना है। फिर उसके बाद है एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस के बारे में भी हमें सब पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल ब्लड सप्लाई कौन सी होती है नोज के अंदर, उसमें से एपिस्टेक्सिस के अंदर कौन सी वेसल्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है, कौन सी नहीं इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एंड फिर उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे वो हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद है ट्रोमा टू द फेस, उसके अंदर से आप ओरोएंट्रल फिस्टुला को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो फ्रैक्चर्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली आइडिया ले लेना। एंड उसके बाद जो पैरानेजल साइनस वाला है उसके अंदर से ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स जो है, ऑस्टियोमिएटल, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड फिर जो साइनस है उसकी जो नॉर्मल एनाटॉमी हमने एनाटॉमी के अंदर पढ़ी थी वही है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है तो कि एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस ऐसा चैप्टर आता है, उसके अंदर आपने जो नॉर्मल साइनस की एनाटॉमी पढ़ी ना उसी का ही इन्फेक्शन लग जाएगा, तो साइनोसाइटिस अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस, तो उसके अंदर आपके यूनि के अंदर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं वो देख लेना, बट उसके अंदर से जनरली कॉम्प्लिकेशंस जो है क्रोनिक साइनोसाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनोसाइटिस वाला अलग से चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर से आपको सब कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई लोकल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है, ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है, इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है, वो आपको उस कॉम्प्लिकेशंस के नेम तो आने ही चाहिए, उसके अंदर डिटेल में आपको आता हो तो अच्छी बात है, बट जनरली सुपरफिशियली जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो नियोप्लाज्म्स वाला चैप्टर है उसके अंदर से आपको पढ़ना है इन्वर्टेड पेपिलोमा के बारे में, इन्वर्टेड पेपिलोमा के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि भाई जो पैरानेजल साइनस के नियोप्लाज्म्स है उसके अंदर से जो मैक्सिलरी साइनस का नियोप्लाज्म है उसका क्लासिफिकेशन है, लेडरमैन्स क्लासिफिकेशन, वो आप अलग से ज़रा देख लेना कि किस टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद का चैप्टर दिया हुआ है प्रोप्टोसिस, तो वो हम ऑप्थेल के अंदर पढ़ते ही है प्रोप्टोसिस, तो आप वहाँ पढ़ेंगे ना तो चलेगा। प्रोप्टोसिस के कोर्स ऑप्थेल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें वहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। तो जनरली नोज़ के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए तो कि नोज़ की जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर एट्रोपिक राइनाइटिस जो है एंड एलर्जिक राइनाइटिस है उस दोनों के बारे में पता होना चाहिए। डीएनएस पता होना चाहिए। जनरली केस के अंदर हमारा डीएनएस का केस आता है नोज़ के अंदर से, एंड जो 2 पॉलिप है उसके केस आते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इस टाइप के केस होते हैं, बट ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो आपको पढ़ने ही है। इसमें से आपको एनाटॉमी आनी ही चाहिए, ये दोनों राइनाइटिस थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जो वो राइनोस्क्लेरोमा एंड राइनोस्पोइडियोसिस बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। ये ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए। फिर डीएनएस तो पता ही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही, या थ्योरी में या फिर केस आएगा, तो इतना पढ़ना है नोज़ के अंदर से, ठीक है। थैंक यू।